Hello, dear students. My name is Anil Kumar Shrivastava. Today I am going to discuss. आज मैं आप लोगों के सामने 2017 में यूपीएससी के द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर पॉलिटी में पढ़ाने जा रहा हूँ। पॉलिटी का क्वेश्चन है ये, तो उसी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये है ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। पहले क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको आप अंग्रेजी हिंदी दोनों में देख लीजिए। Our constitution has a provision of holding or for holding joint session of two houses of parliament. State or enumerate that situation when this would happen or when this can't. State enumerate region thereof. ये इस तरह का क्वेश्चन है, इसको मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। 2017 में यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा है और वो पॉलिटी से संबंधित है, उसी को मैं आज डिस्कस करूंगा। और वो ये है कि उस हालात का जिक्र करिए जब संसद के दोनों सदनों के सत्र को बुलाया जा सकता है, आहूत किया जा सकता है, और उस हालात का भी जिक्र करिए जब इन्हें नहीं बुलाया जा सकता। इनका कारण भी बताइए। पहले लाइन का अर्थ है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने की व्यवस्था हमारे संविधान में ही है, और उसके बाद फिर शेष जो चीजें हमने बताई। तो आज हम इसी का उत्तर ढूंढेंगे। इसमें साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक तीनों की एक तुलना करेंगे, इसीलिए स्मार्ट बोर्ड पर हम रिकॉर्डिंग करा रहे हैं। इसको आप देखिए। सबसे पहले आप एक लाइन खींच दीजिए। ये सफेद कैसे आएगा? सबसे पहले यहां साधारण विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल, अंग्रेजी बोल दे रहा हूं, साधारण विधेयक अनुच्छेद 107 में जिसका वर्णन है और अनुच्छेद 368 में जिसका वर्णन है, संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, विधेयक। और धन विधेयक अनुच्छेद 110(1) में इसको डिफाइन किया गया है, धन विधेयक। आप चाहें तो अनुच्छेद भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देता हूं। अनुच्छेद 107, 368 और 110(1) यहां लिख दीजिए, चूंकि इसमें कई प्रावधान इसमें भी हैं। वैसे इसमें भी 107, 108 दोनों है। हम लोग आज मुख्य रूप से 108 की ही चर्चा करेंगे, लेकिन वो बाद में देखते हैं। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन देखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, चमक आ रही है, मैंने अंदाज से लिख दिया है। यहां लिख देता हूं ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ये आप लोग लिख लीजिए, हालांकि इसमें लिखना है इसीलिए मैं इसको मिटा भी दूंगा। ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो ये मैंने लिख दिया, 3 कॉलम बना दिया है। एक साधारण विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल का बना दिया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 107 में किया गया है। 107, 108 दोनों ही कह सकते हैं। दूसरा मैंने
संविधान संशोधन विधेयक यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का बना दिया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है, और 368 एक हो या दो हो, सब में किया गया है। इसीलिए मैंने क्लॉजेज या सब क्लॉजेज नहीं लिखा। और तीसरा जो है वो धन विधेयक मनी बिल है, जो कि अनुच्छेद 101 110 एक में वर्णित है। 110 की का क्लॉज आप कह सकते हैं वाक्य एक में उसका वर्णन है। तो अब इन तीनों में हमने तीनों को कॉलम में बना दिया है। अब इसको हम इस पर हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, अनुच्छेद 107 के साथ 108 भी का भी जिक्र कर लेते हैं। चूंकि 108 में ही राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुला सकता है। तो अब उन परिस्थितियों का भी जिक्र करिए जब इसे बुलाया जा सकता। हालांकि इस पर मैंने चर्चा किया है, लेकिन बोर्ड नहीं था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं बोर्ड पर डिस्कस कर दूं। और 2017 का डिस्कस करने के पीछे एक प्रमुख कारण यह है कि संभावित है यह क्वेश्चन है किसी और रूप में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में इसे पूछ सकती है यूपीएससी आगामी परीक्षा में, जो मई 2025 में आयोजित होगी। तो इसी वजह से मैं ये फाउंडेशन कोर्स के रूप में, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नज़रिए से, एक्चुअली मैं डिस्कस भले ही कर रहा हूँ मुख्य परीक्षा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नज़रिए से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो अनुच्छेद 107 के साथ 108 का भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं। ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन ऊपर लिखा है, मैं अनुच्छेद 108 लिख देता हूँ, 108 लिख देता हूँ। अब यहाँ 108 तो लागू होगा, 108 भी लिख देते हैं 107 के साथ। 368 और 110 के साथ हम नहीं लिखेंगे। तो साधारण विधेयक पर ही, यानी ऑर्डिनरी, सादा थोड़ा बड़ा बड़ा मैं लिख रहा हूं, साधारण विधेयक पर ही इसे राष्ट्रपति बुला सकता है। संसद का सत्र है तो जाहिर है कि राष्ट्रपति ही बुलाएगा। साधारण विधेयक पर इसे राष्ट्रपति बुला सकता है, यानी ऑर्डिनरी बिल, दिस कैन बी summoned or commenced on the order of the President of India under Article 108 of the Indian Constitution on an ordinary bill। साधारण विधेयक यानी किसी भी मामले पर जो विधेयक बनाए जा सके, कानून बनाने के लिए जो विधेयक लाया जाता है। विधेयक का मतलब सीधे सीधे होता है संसद की प्रॉपर्टी। एक्चुअली इसके कई चरण होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी मंत्रालय को कोई कानून चाहिए तो वो प्रपोजल के रूप में पहले कैबिनेट को सबमिट करेगा। कैबिनेट, जिसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री भाग लेते हैं। ब्यूरोक्रेट में दो ही लोग वहां भाग ले सकते हैं, एक तो योजना आयोग, पहले योजना आयोग था, अब तो नीति आयोग हो गया है। उसका पहले उपाध्यक्ष हुआ करता था, वो वाइस चेयरपर्सन होता है। तो वाइस चेयरपर्सन एक स्पेशल इनवाइटी होता है। और कैबिनेट सेक्रेटरी सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी होता है। उसको कैबिनेट सेक्रेटरी कहते ही इसीलिए हैं क्योंकि वह कैबिनेट के बैठकों की नोटिंग्स करता, उनके मिनट्स को रिकॉर्ड करता है और फिर वह सर्कुलेट करता है शेष मंत्रालय और विभागों को, जिसको डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज देखते हैं और उसके अनुसार वो मंत्री को बताते हैं और मंत्री के पॉलिटिकल डायरेक्शन के हिसाब से वो काम करते हैं। यही पॉलिटिशियन का रोल भी है, इसीलिए कैबिनेट स्तर के मंत्री इसमें भाग लेते हैं। चूंकि कैबिनेट ने जो फैसला ले लिया वही फैसला नीतिगत फैसला होता, वही देश चलाता है और उसमें राज्य स्तर के मंत्रियों की भूमिका गौण हो जाती है। तो यह कोई भी मंत्रालय इस प्रपोजल ब्यूरोक्रेट तैयार करते हैं, उसे पहले लॉ मिनिस्ट्री को भेजा जाता है जो कानूनी शक्ल उसको देता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को, और फिर उसके बाद उसे कैबिनेट में रखा जाता है। कैबिनेट जैसे ही उसे अप्रूव करता है वह संसद के पास विधेयक के रूप में आ जाता है, वो कैबिनेट नोट्स के रूप में अप्रूव होता है। उसके बाद से वह संसद के समक्ष आ जाता है। संसद के पास, संसद के दोनों सदनों में जिसके पास भी वो आता है, किसी के पास, लोकसभा या राज्यसभा, किसी के पास भी आ सकता है,
तो वह वैसे ही वह पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी, केवल उस हाउस की नहीं, संसद की प्रॉपर्टी, यानी वो जागीर बन जाता है, संपत्ति बन जाता है। उसके बाद से संसद ही उस पर विचार कर सकती है, संसद ही उसे पारित कर सकती है। साधारण विधेयक को अन्य विधेयकों की तरह से ही पारित किया जाता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग के द्वारा। लेकिन अन्य विधेयकों में इसे चार मामले में, यानी 4 एजेंसीज को भेजने की व्यवस्था नहीं है। जैसे कोई साधारण विधेयक है, जैसे अभी वक्फ बोर्ड को विनियमित करने संबंधी केंद्र सरकार ने एक विधेयक प्रस्तुत किया था, उसे पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी को भेज दिया गया है। ज्वाइंट कमेटी का मतलब यह होता है जिसमें, या सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया है। सेलेक्ट कमेटी हो, ज्वाइंट कमेटी हो, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को भी देख सकती है, और वह लोगों के विचारार्थ सर्कुलेट किया जाए, या जो पायलट यानी जो विधेयक प्रस्तुत करता वो रिक्वेस्ट करे कि भाई इसे पारित कर दिया जाए। तो साधारण विधेयक में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को जनरली छोड़ करके शेष चारों प्रक्रिया को, चारों चीज़ों को अपनाया जाता है। अभी जैसे वक्फ बोर्ड में के कानून में बदलाव करने संबंधी केंद्र सरकार के प्रस्ताव को सौंप दिया गया है पार्लियामेंट्री कमेटी को। पार्लियामेंट्री कमेटी यानी संसदीय समिति जनरली ज्वाइंट ही होती है, संयुक्त ही होती है। वो सेलेक्ट भी हो सकती है, प्रवर भी हो सकती है। सेलेक्ट अगर होगी तो किसी एक सदन ही उस पर विचार करेगा, ज्वाइंट होगी तो दोनों सदन के सदस्य होंगे, दोनों उस पर विचार करेंगे, उसके गुण दोष को देखेंगे, और तदनुसार वे जो सचिवालय हैं उनके माध्यम से जो पीठासीन अधिकारी हैं दोनों सदनों के, उनको रेकमेंड करेंगे। चूंकि अल्टीमेटली पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो पीठासीन अधिकारी को ही तय करना है, चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो, चाहे राज्यसभा का सभापति या उपसभापति हो। तो इस प्रकार से साधारण विधेयक पर ही इसे राष्ट्रपति बुला सकता है। और मान लीजिए लोकसभा को ही भंग कर सकता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अनुसार। ऐसा तो है नहीं, राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। आपको मैं कई बार पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूं कि भारत राज्यों का एक संघ है, और ये राज्यसभा यानी राज्यों यानी टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन होता है राज्यसभा में। तो अगर राज्यसभा भंग होगी तो इसका मतलब संघ भंग हो गया, यानी राज्य भंग हो गया। राज्य भंग हो गया तो हो गए, तो इसका मतलब संघ भंग हो गया। जब संघ ही भंग हो गया तो भारत बचा कहाँ? भारत राज्यों का एक संघ है। तो केएल सहगल का एक पुराना गाना है ना, जब दिल ही टूट गया तो हम जी के क्या करेंगे। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जब राज्य ही नहीं बचेंगे तो संघ लेकर के झुंझुना थोड़े बजाएगा केंद्र, फिर केंद्र के पास रह ही क्या जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए भारत राज्यों का, राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन लोकसभा को किया जा सकता है, क्योंकि वो लोगों की मर्जी यानी मतदान लोग लोकसभा के लिए ही करते हैं, राज्यसभा के लिए नहीं। राज्यसभा का तो परोक्ष रूप से मतदान होता है, यानी लोगों के द्वारा चुने गए जो विधायक होते हैं राज्य के, वे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसमें 12 लोग मनोनीत भी होते हैं। खैर वो तो अलग की व्यवस्था है। तो मोटे तौर पर इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर चुका हूं, मैं दोबारा कर रहा हूं, चूंकि व्हाइट बोर्ड उस समय स्मार्ट बोर्ड हमारे पास नहीं था, और जिससे कि मैं इसमें डायग्राम बनाकर या टेबल बनाकर चीज़ों को डिस्कस कर सकूं। तो इस वजह से केवल साधारण विधेयक पर ही ज्वाइंट सिटिंग को बुलाया जा सकता है, और लोकसभा भंग होने के पहले बुला दिया अगर राष्ट्रपति ने, तो लोकसभा भंग होने के बाद भी वही लोकसभा जो भंग की जा चुकी है उसी के सदस्य मिलकर के और इस ज्वाइंट सेशन में साधारण विधेयक को पारित करेंगे, क्योंकि उनके पहले यानी भंग करने के पहले उसकी बैठक को आहूत कर चुका है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या कर चुकी हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से साधारण विधेयक पर ही अनुच्छेद 108 के अंतर्गत ज्वाइंट सेशन बुलाने की व्यवस्था। ये ज्वाइंट सेशन और ज्वाइंट सिटिंग को लेकर के भी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। मेरा मानना है कि ज़्यादातर मामलों में हम ज्वाइंट सेशन का ही प्रयोग करते हैं। कुछ मामलों में जैसे जब स्पेशल रूप से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साल के पहले सत्र, यानी जिसको जनरली बजट सत्र या बजट सेशन कहते हैं, जो वास्तव में ग्रीष्म या विंटर सेशन का एक्सटेंडेड रूप होता है, या ग्रीष्म सेशन का प्रारंभ होता है। अब तो विंटर सेशन ही होगा, क्योंकि फरवरी के फर्स्ट वीक में ही
पहले वर्किंग डे को ही बजट पेश किया जा रहा है। मोदी साहब ने उस पुरानी परंपरा को बदल दिया है। ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, इसमें संविधान का या संसद के किसी सदन का नियम लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि विंटर सेशन का ही एक्सटेंडेड जो रूप है वो फरवरी में देखने को मिलता है। तो जब भी बजट का साल के शुरुआत में जो भी सेशन, पहला सेशन होगा, उसको राष्ट्रपति संबोधित करेगा। उसमें दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, यानी लोकसभा राज्यसभा एक ही हॉल में बैठेंगे, एक साथ दोनों के सदस्य बैठेंगे। उसको जनरली सिटिंग कहते हैं और इसको जनरली सेशन कहते हैं। यही दोनों में प्रमुख अंतर है, यानी सत्र और बैठक में यही प्रमुख अंतर है। तो साधारण विधेयक पर ही इसे राष्ट्रपति बुला सकता है। लोकसभा भंग करने के पहले यदि बुला दिया तो वही पूरे जो भंग लोकसभा है उसी के सदस्य बैठेंगे संयुक्त बैठक में, और लोकसभा अपने स्ट्रेंथ के बदौलत, अपनी संख्या के बदौलत जाहिर इस विधेयक को पारित करा सकेगा। अभी तक इसमें मैंने चर्चा किया था, अभी तक 3 ही सेशन हुए हैं। एक सेशन 1961 में दहेज निषेध कानून को पारित करने के लिए हुआ था। दूसरा 1978 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण को लेकर के बुलाया गया था, और तीसरा 2002 में ये पोटो था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस था। इसको एक्ट में तब्दील करने के लिए, यानी पोटो को पोटा बनाने के लिए ज़रूरी था कि दोनों की बैठक आहूत की जाए, क्योंकि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं थी और सरकार पार्लियामेंट के अटैक के बाद आतंकवाद से निपटना चाहती थी। आतंकवाद को पहले किसी भी कानून ने परिभाषित नहीं किया था। वो प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून जैसे टाडा एक सख्त कानून था, लेकिन वो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून यानी निवारक निरोध कानून ही था। मोटे तौर पर लोग कुछ गलत करें उसके पहले असेसमेंट के आधार पर अथॉरिटीज उनको जेल में डाल सकते थे। मुख्यतः पंजाब में आतंकवाद या चरमपंथ की समस्या से निपटने के लिए ही ये किया गया था, लेकिन आतंकवाद को परिभाषित करना जरूरी हो गया था, क्योंकि पाकिस्तानी मूल के लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने शायद, या जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने शायद पार्लियामेंट पर हमला बोला था। उस समय जम्मू कश्मीर पर भी हमले हो रहे थे। तो इस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि भाई आतंकवाद को परिभाषित करते हुए वो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ही था, ऐसा नहीं है वो कोई अलग की चीज़ थी, निवारक निरोध कानून ही था, लेकिन उसके प्रावधान थोड़े सख्त थे। कुछ टाडा से लिए गए थे, कुछ अलग थे। जैसे इसमें कौन किस किस को आतंकवादी गतिविधि माना जाएगा, इसको परिभाषित किया गया था। हालांकि इसमें कन्विक्शन रेट कम होने की वजह से 2004 में इसको रिपील कर दिया था यूपीए सरकार ने। लेकिन जब 2008 में 26/8 को जब मुंबई पर अटैक किया लश्कर तैयबा के प्रशिक्षित आतंकवादियों ने, तब जाकर के सरकार की आंख खुली। तो सरकार तो अब उसे ला नहीं सकती थी पोटा को, तो उसने यूएपीए कानून में बदलाव करके पोटा के कई प्रावधान डाल दिए और आतंकवाद को परिभाषित भी किया। एक जांच एजेंसी एनआईए का भी गठन कर दिया। खैर, तो केवल साधारण विधेयक पर ही इसे आहूत किया जा सकता है ज्वाइंट सेशन को, नहीं यानी संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुलाया जा सकता इसको, इस पर भी नहीं बुलाया जा सकता। पुनर्विचार दूसरा मैं मिटा देता हूं। दूसरा, पुनर्विचार हेतु इसे वापस किया जा सकता है। रिकंसिडरेशन के लिए पुनर्विचार हेतु या तो सदन जिससे होकर के वहां गया, या सरकार, दोनों को वापस किया जा सकता है पुनर्विचार के लिए। पुनर्विचार रिकंसिडरेशन का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि हो सकता है कि सरकार से या संसद से कोई गलती हो रही हो, तो उसे सुधारने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस तरह के एक्शन ले सकता है जिससे उसे सुधारा जा सके। तो
इस प्रकार से पुनर्विचार हेतु या तो सदन या सरकार को राष्ट्रपति इसे वापस कर सकता है। यहां डिलीट कर दीजिए, इसमें घुस गया है। सरकार या तो सदन या सरकार, राष्ट्रपति यहां लिख लीजिए, राष्ट्रपति इसे वापस कर सकता है। कर सकता, अनुच्छेद 111 भी लिख लीजिए। अनुच्छेद 111 के अनुसार नहीं, यहां लिख दीजिए नहीं कर सकता। खास करके 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 24वें संविधान, यहां बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, चूंकि एक ठो और छोटा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। चौबीसवें संविधान संशोधन, सॉरी इसको हटा दीजिए। 24वें संविधान संशोधन में वो चला गया उधर। इसको इधर ही लिख देते हैं, संशोधन अधिनियम, सॉरी 1971 के अनुसार, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के अनुसार, और फिर बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। तो इस प्रकार से इसमें नहीं किया जाता, और इसमें तो अनुच्छेद 111 में ही वर्णन है कि इसे पुनर्विचार हेतु वापस नहीं किया जा सकता। नहीं, अनुच्छेद 111 यानी धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु, चाहे सदन, संसद का कोई सदन हो या सरकार हो, किसी के पास भी दोबारा भेज नहीं सकता, यानी वो किसी प्रकार का वीटो इसमें नहीं लगा सकता। ये अनुच्छेद 111 हालांकि रोक सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन रोकेगा क्यों? जब उसी के परमिशन से उसे प्रस्तुत किया गया है लोकसभा में, तो रोकेगा क्यों? और अगर वो रोकेगा तो सरकार एकदम पंगु हो जाएगी, को पैसा नहीं निकाल पाएगी समेकित निधि से, संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से। तो ऐसी दशा में सरकार चल ही नहीं पाएगी, न कर्मचारियों का वेतन और भत्ता मिल पाएगा, न कुछ और काम कर पाएगी सरकार। तो फिर सरकार के रहने का मतलब क्या? इसीलिए तो राज्यसभा को इस मामले में कमजोर रखा और लोकसभा को अधिक तरजीह दिया। सरकार पैसे से चलती है, और पैसा ही नहीं रहेगा तो सरकार डांस कैसे करेगी? दूसरे शब्दों में सरकार या मोदी जी या XYZ कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, माने लोगों के कल्याण का एक पैसे का काम नहीं कर पाएंगे। तो लोग कहेंगे अरे ये तो लोगों को इतना टेक्निकल चीजें क्या बताए, ये तो एकदम नकारा प्रधानमंत्री है। अभी इतना करने के बाद भी लोग जब चुनाव में परास्त कर दे रहे हैं, तो नहीं करने पर क्या हालत करेंगे, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नहीं, अनुच्छेद 111 में ही इसका वर्णन है, यानी राष्ट्रपति 3 चीजें कर सकता है। या तो वो घोषणा करे, डमरू बजा करके उसको बताना होगा, नगाड़ा बजा करके बताना होगा कि भाई ऐसा है कि वह इस विधेयक पर अपनी असहमति दे रहा है, और वो नगाड़ा बजा कर यानी वो घोषणा करे कि वह इस पर अपनी सहमति रोक रहा है, और धन विधेयक को छोड़कर शेष विधेयकों को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। अब शेष विधेयकों में भी धन विधेयक को इसके संविधान संशोधन विधेयक को नहीं कर सकता। उसका
उसका एक कारण यह है कि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम से उसके हाथ बांध दिए गए हैं। 1971 के पहले तक वो कर सकता था, 71 के बाद से ये नहीं कर सकता है। और अनुच्छेद 110 एक के अनुसार धन विधेयक को तो अनुच्छेद 111 जिसमें सहमति देने की बात है, पुनर्विचार के लिए वापस कर ही नहीं सकता। ये तो उसी में लिखा हुआ है, यानी मूल संविधान का ही हिस्सा है, तो इसे बाद में जोड़ा ओढ़ा नहीं गया है। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है वही तीसरा पॉइंट है, यदि लोकसभा भंग होने के पहले लोकसभा को भंग करने के पहले सरकार ने संसद के दोनों सदनों, राष्ट्रपति कर दीजिए सरकार की जगह, राष्ट्रपति ने, हालांकि राष्ट्रपति भी इस सरकार का मुखिया ही है, लेकिन पहले राष्ट्रपति ने, यदि यहां लिख दीजिए, यदि राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला रखा है, संयुक्त सत्र का, संयुक्त सत्र कह लीजिए, ये इसको हटा दीजिए, का संयुक्त सत्र बुला रखा है, तो ऐसी दशा में जो भंग लोकसभा है वही बैठेगी। दूसरे शब्दों में ऐसा नहीं कि नई लोकसभा जो चुन करके आएगी उसके सदस्य बैठेंगे राज्यसभा के साथ, नो नो नो, पुरानी लोकसभा जो है वही बैठेगी, बशर्ते ये कि राष्ट्रपति ने उस लोकसभा को भंग करने के पहले संयुक्त सत्र बुला रखा हो। तो इस प्रकार से ये तीसरा फैक्टर है, इसमें वीटो का प्रयोग कर ही नहीं सकता, यानी संयुक्त बैठक बुलाने की व्यवस्था ही नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। यहां केवल नहीं लिख दीजिए, अनुच्छेद 111 हटा दिया हमने, यहां भी नहीं लिख दीजिए। दूसरे शब्दों में ये दोनों में नहीं नहीं कर दीजिए। और ये तीसरा है, ये साधारण विधेयक को पारित करने के लिए ही होता है, इस पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक हो या धन विधेयक हो, इसको धन विधेयक में राज्यसभा तो ऐसे भी पंगु है, तो संयुक्त बैठक बुलाई क्यों जाएगी? बड़ी सीधी सी बात है। अब आइए, यूपीएससी ने पूछा उन परिस्थितियों का जिक्र करिए जब इन्हें बुलाया जा सकता है, और उन परिस्थितियों का भी जिक्र करिए जब इन्हें नहीं बुलाया जा सकता, और कारण भी बताइए। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, फिर उसके बाद से आगे बढ़ा देते हैं। मैंने उस दिन ज्वाइंट सेशन पे बात किया था, संयुक्त अधिवेशन पे, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, अनुच्छेद 108। आपको बताया गया था कि किस प्रकार से साधारण विधेयक को पारित करने के लिए राष्ट्रपति कभी कभी लोकसभा या तो भंग करने के पहले या भंग करने के बाद, उसकी भी स्थिति आपसे स्पष्ट की गई थी कि वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उनको मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री का पत्र मिलना चाहिए और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों का भी सिग्नेचर होना चाहिए। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि
साधारण विधेयकों के पर जो डेडलॉक, तीन स्थितियां आपको बताई गई थी, तीन स्थितियों के होने पर ही साधारण विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत यह राष्ट्रपति को पावर है और वह अगर लोकसभा भंग होने के पहले इसको बुलाता है तो वही लोकसभा जो भंग हो जाती है वही दोबारा बैठेगी राज्यसभा के साथ, और अगर लोकसभा भंग होने के बाद उसको बुलाता है तो जो नई लोकसभा होगी वह बैठेगी राज्यसभा के साथ। क्योंकि राज्यसभा की संख्या कम होती है, इस वजह से संयुक्त अधिवेशन में ये चीज पारित हो सकता है लोकसभा के अधिक स्ट्रेंथ होने के कारण। तीन ही बार ऐसी स्थिति बनी है 1961 में, हालांकि उस समय पंडित नेहरू के पास मेजॉरिटी थी, लेकिन राज्यसभा में थिन मेजॉरिटी थी, कम्युनिस्टों की ज्यादा संख्या थी, इस वजह से उन्होंने संयुक्त अधिवेशन बुला करके और दहेज निषेध कानून यानी एंटी डावरी एक्ट, डावरी प्रोहिबिशन एक्ट जिसको कहते हैं, उसको पारित कराया था। 1978 में श्रीमती इंदिरा गांधी के रिक्वेस्ट पर जनता पार्टी की सरकार उस समय थी, उसने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया था। क्योंकि इंदिरा गांधी भले ही 1977 में जनता पार्टी के हाथों चुनाव हार गई थी, लेकिन राज्यसभा में उनके पास बहुमत थी और जनता पार्टी के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं थी। इस वजह से बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर उन्होंने समर्थन दिया जनता पार्टी को और 1978 में संयुक्त बैठक बुला करके इसको पारित करवाया जनता पार्टी की सरकार ने। हालांकि मोटे तौर पर जनता पार्टी के जो सदस्य थे, जो पहले अलग अलग पार्टियों में बंटे हुए थे, बाद में जनता पार्टी के मुखिया के रूप में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए जयप्रकाश नारायण के कहने पर, और इस प्रकार से 1978 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुद्दे पर बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट पारित हुआ था और 2002 में पोटा बना था। पोटो एक अध्यादेश था, ऑर्डिनेंस था, जो कि पोटा बन गया था, यानी वह एक एक्ट बन गया था। दूसरे शब्दों में मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पोटो, POTO, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस कहा जाता है इसको, यानी कि आतंकवाद रोधी अध्यादेश कहा जाता है इसको। इसमें और टाडा में प्रमुख अंतर यह था कि टाडा में आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया गया था, इसमें आतंकवाद किसे कहा जाएगा इसकी परिभाषा दी गई थी। हालांकि आपको हम बता दें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भी आतंकवाद की कोई मान्य परिभाषा संयुक्त राष्ट्र संघ ने नहीं दिया है, जबकि 1996 में ही भारत ने यह प्रस्ताव दे दिया था कि भाई ऐसा ऐसा करना है जिससे वजह से आतंकवाद को परिभाषित किया जा सके। उसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इन्फिल्ट्रेशन को भी आतंकवाद की परिभाषा में रखा गया है, लेकिन अमेरिका इस पर सहमत नहीं है, क्योंकि कई बार उसके सैनिकों पर आरोप लगता है कि मिडिल ईस्ट या अन्य जगहों पर जहां भी वो पोस्टेड हैं, उनके द्वारा अत्याचार या दुराचार करने की घटनाएं आती रहती हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके अपने सैनिक इसमें आतंकवाद की परिभाषा में आ जाएं और उनके खिलाफ एक्शन किया जाए। इस वजह से अमेरिका उसी प्रकार से अमेरिका के अन्य सहयोगी जो गल्फ कंट्रीज में हैं, खाड़ी देशों में हैं, और कुछ अन्य वामपंथी दक्षिण अमेरिका के ये वामपंथी देश जो हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि भाई कहीं ऐसा रेवोल्यूशन को, यानी जो क्रांति की जा रही है सरकार का तख्ता पलटने के लिए, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, जो पूंजीवादी सत्तारूढ़ दल है, उसका तख्ता पलटने के लिए उसे कहीं आतंकवाद की परिभाषा में न ला दिया जाए। तो ये तीनों इस पर सहमत नहीं है, इसी वजह से अभी तक वो बिल या कन्वेंशन वो लड़का उसका। तो इस प्रकार से भारत ने ये प्रस्ताव तो दिया है 1996 का, लेकिन अभी तक वह पारित नहीं हो पाया है संयुक्त राष्ट्र संघ में। खास करके संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, गल्फ कंट्रीज के कुछ देश और दक्षिण अमेरिका के कुछ वामपंथी क्रांतिकारी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक आतंकवाद की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सर्वमान्य व्याख्या नहीं हो पाई है। लेकिन पोटो भारत में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2002 में पारित हुआ था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने
इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। फिर पोटा के रूप में इसे ही पारित कराया गया अनुच्छेद 108 के तहत। पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट इसका पूरा नाम है, यानी कि आतंकवाद रोधी, आतंकवाद निषिद्ध करने वाला अधिनियम या आतंकवाद रोधी अधिनियम कह सकते हैं इसको हिंदी में। तो पोटा पारित कराया था। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। संयुक्त बैठक में कराया गया, तीसरा ओकेजन था। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये तो बड़ा आसान रास्ता है, तो बारंबार ऐसा क्यों नहीं होता है जब मंत्री परिषद के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, तो ऐसी दशा में या बुलाती हैं, बुला सकती हैं, तो ऐसी दशा में मनी बिल, धन विधेयक और इसका दोनों का प्रयोग करके राज्यसभा की शक्ति को कमजोर ही कर दिया जाए। बार बार ऐसा करने से एक गलत मैसेज चला जाएगा, विरोधी दल खास करके हौला मचाएंगे कि भाई सरकार राज्य में चुनाव हार जाती है। यही कारण है कि बार बार वह अनुच्छेद 108 का सहारा लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करती है और साधारण विधेयक को पारित करवाती है। संविधान संशोधन विधेयक पर इसे बुलाया नहीं जा सकता, आपको पहले बताया जा चुका है, और धन विधेयक पर इसको बुलाया नहीं जा सकता धन विधेयक को पारित करने के लिए। तो मोटे तौर पर वो तीन स्थितियों का जिक्र कर दीजिए जब इसे बुलाया जा सकता है। पहली स्थिति यह है कि जब एक सदन बिना कुछ कहे हुए, बिना कुछ कहे दूसरे सदन द्वारा, थोड़ा बड़ा बड़ा मैं लिख देता हूं, एक सदन बिना कुछ कहे, बिना कुछ कहे दूसरे सदन द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल, और ब्रैकेट में लिख दीजिए मोटे तौर पर 6 मंथ माना जाता है, कम से कम 6 माह, कम से कम 6 माह तक अपने पास रोके रखता है, अपने पास ये कैसे हटेगा, ये देखिएगा, ये आ गया है, अच्छा हट गया, अच्छा उस पे लग गया था। अपने पास रोक कर रखता है। दूसरी स्थिति यह है कि जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन खारिज कर दे। एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन खारिज कर दे, रिजेक्ट कर दे, खारिज यानी रिजेक्ट कर दे। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, ये तुरंत भी हो सकता है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब भी हो जाए। इसके लिए कोई 6 महीना का कम से कम समय, 6 महीने तक रोक करके रखने वाली कोई शर्त नहीं है। और तीसरा डेडलॉक, यानी एक सदन कोई सुझाव दे संशोधन का, मान लीजिए रेकमेंड करे, और दूसरा संशोधन उसको न माने। जनरली राज्यसभा के सुझाव को लोकसभा नहीं मानता, जो लोकसभा में तो सरकार की बहुमत होती ही है, तो जनरली होता यही है कि राज्यसभा की तरफ से ही एक खुराफात होता है और लोकसभा उसे मानता नहीं है। यानी जब गतिरोध पैदा हो जाए, जब विधेयक को लेकर किसी सदन में विधेयक को लेकर दूसरे सदन, मैं यहां राज्यसभा का नाम नहीं ले रहा हूं, दूसरे सदन में गतिरोध
यानी डेडलॉक या स्टेलमेट, गतिरोध पैदा हो जाए। तो उस स्थिति में भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। जनरली ज्वाइंट सिटिंग, और आपको बताया जा चुका है ज्वाइंट सिटिंग और ज्वाइंट सेशन में अंतर किया जाता है। ज्वाइंट सिटिंग किसी विशेष चीज को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति बुलाता है, जो वो मैसेज के रूप में देता है दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी को, और अनुच्छेद 87 के तहत ऐसा किया जाता है। जैसे ज्वाइंट सिटिंग साल में एक बार तो होनी ही होनी है, यानी जब सत्र की शुरुआत होती है, जनरली उसे बजट सत्र कहा जाता है, जिसके बारे में आपको बताया जा चुका है। तो उस समय राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। यानी बजट सत्र की शुरुआत जो होती है वो राष्ट्रपति के संबोधन से होती है, इसीलिए उसके संबोधन पर या अभिभाषण पर मतदान भी होता है दोनों सदनों में अलग अलग। जब सीताराम येचुरी जिंदा थे तो पहली बार 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो उसमें बजट सत्र को के पर राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए संबोधन माना जाता है ये सरकार की ही वाणी बोलते हैं, क्योंकि सरकार ही लिख करके देती है, कैबिनेट सेक्रेटरी उसे फाइनल रूप देता है, और फिर वो प्रधान सचिव जो होता है प्रधानमंत्री कार्यालय का, वो उसे एक बार देखता है, और फिर वो जाता है राष्ट्रपति के मुख्य सचिव के पास, और वहां से वो फाइनल हो जाता है। राष्ट्रपति एक बार देख लेता है, वो क्या बोल देता है, उसके बाद वो फाइनल हो जाता है। फिर वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सचिवालय के पास चला जाता है, और महासचिव भी उसे एक बार देखता है, फिर वो पीठासीन अधिकारी को सौंप देता है। तो राष्ट्रपति मोटे तौर पर वही बात कहते हैं या कहती हैं जो प्रधानमंत्री लिख करके, यानी जो कैबिनेट के लिख करके देता है, या कैबिनेट सेक्रेटरी लिख करके देता है। कैबिनेट सेक्रेटरी फाइनल करता है। कैबिनेट सेक्रेटरी कहा ही जाता है, वह सीनियर मोस्ट आईएएस माना जाता है। उसे कहा ही जाता है कैबिनेट सेक्रेटरी इसीलिए क्योंकि वह कैबिनेट के मिनट्स की नोटिंग करता है। कैबिनेट में जो चीजें तय की जाती हैं उनको दर्ज करता है, उनको लिखता है, और फिर सारे मंत्रालयों विभागों के सचिव जो होते हैं उनको सर्कुलेट कर देता है। तो इस प्रकार से 3 चीजें आप बता दीजिए। पहला बता दीजिए, जब एक सदन बिना कुछ कहे, यानी मुदहु आंख कहता कुछ नहीं, हमने आपसे एक कहावत कही थी, वो कुछ बोलता बोलता नहीं है। वो करता क्या है कि वह चुपचाप विधेयक को अपने टेबल पर दबाकर भूल जाता है। ठीक वैसे जैसे राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है, वैसे ही दूसरा सदन भी ये भूल ही जाता है कि पहले सदन ने कोई विधेयक पारित करके हमारे पास अप्रूवल के लिए, एंडोर्समेंट के लिए, यानी स्वीकृत के लिए भेजा है। तो ऐसी दशा में उसे हम लोग कहते हैं कि भाई ऐसा है कि वो मुदहु आंख कहता हूँ कुछ नहीं वाली स्थिति बन जाती है। जैसे माने कहीं कहीं कुछ हुआ ही नहीं है, कोई घटना ही नहीं घटी है, बहिरा सांप की तरह से वो चुपचाप कुंडली मार के बैठ जाता है, और 6 महीना तक इंतजार करता है दूसरा सदन। उसके बाद वह रिक्वेस्ट भेजता है प्रधानमंत्री के पास। पीठासीन अधिकारी, माने पीठासीन अधिकारी मोटे तौर पर वही करता है। जैसे मान लीजिए वक्फ बिल है, ये साधारण विधेयक है, तो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वक्फ बोर्ड के कार्यप्रणाली में बदलाव के लिए, तो उसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रस्तुत किया है। अब उसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा गया है पेरुजल के लिए, भाई उसका अध्ययन करिए और उसमें दोष गुण दोष बताइए, फिर उसी हिसाब से आगे उसको मॉडिफाई करके रखा जाएगा। तो मान लीजिए कि सरकार कहती है कि भाई अभी तो लोकसभा में ही है, सरकार कहती है कि भाई उसे पारित करके दिलवाइए, तो लोकसभा में तो पारित करवा ही देगी। लेकिन मान लीजिए राज्यसभा में भी जाता है और राज्यसभा कुछ बोलता नहीं है, 6 महीने तक उसको लटका के बैठ जाता है चुपचाप। और वैसे राज्यसभा में इस समय 235 सदस्य हैं, 112 एनडीए के पास हैं, आपको पहले बताया जा चुका है। यानी अगर कुछ और एमपी के का जुगाड़ कर लिए, 35 का मतलब ये हुआ कि 18 चाहिए, यानी 218, यानी 6 एमपी की व्यवस्था कर ली है। सॉरी, हाँ 218 ही चाहिए, 218 नहीं, सॉरी 118 आधे से अधिक हो जाएगा, 117 मोटा मोटी उससे कम हो जाएगा, 18 दूनी 36, और उसके मान लो 19 मान लीजिए, 119 अगर विधायक सांसद की व्यवस्था कर लेते हैं राज्यसभा में एनडीए वाले,
तो मोटे तौर पर आप कर ही लेंगे वो। अरे 5 ही तो कम हो रहा है, 5 या 6, 6 7 7 कम हो रहा है, सॉरी 7 कम हो रहा है, 12 ही है ना, 112, तो 7 कम हो रहा है, तो वो कर लेंगे। उसके बाद से वो उसे पारित करा करके, मान लीजिए लोकसभा द्वारा पहले ही पारित हो गया है, और उसे अगर वो पारित कराने में कामयाब हो जाते हैं तो साधारण विधेयक की बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए किन्हीं कारणों से वो पारित नहीं करा पाते हैं, तो लोकसभा के पास संख्या ज्यादा है और उसमें एनडीए के पास बहुमत है, तो क्या करेंगे, संयुक्त अधिवेशन बुलाने के रिक्वेस्ट करके, अगर वो चाहते हैं तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का रिक्वेस्ट करेंगे राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला देगा। क्योंकि साधारण विधेयक है तो इस पर बुलाया ही जा सकता है। हालांकि ऐसा राष्ट्रपति करेंगे नहीं, ठीक है, और ऐसे सरकार करे, सरकार की भी तो कुछ सीमाएं होती हैं। अगर बार बार वो इस तरह के, माने चौथा ये अकेजन होगा, हालांकि 2002-2024 में 22 साल का अंतर है, फिर भी सरकार ऐसी करेगी नहीं, क्योंकि इससे गलत मैसेज चला जाएगा मार्केट में, यानी मतदाता के बीच, कि सरकार लगता है राज्य के चुनाव जीतने के प्रति गंभीर नहीं है, या राज्य का चुनाव नहीं जीत पाती है, इसी वजह से बार बार साधारण विधेयक का इस्तेमाल करती है, और ऐसा विरोधी दल वाले लोगों को समझाने में कामयाब हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है, मान लीजिए 6 माह से ज्यादा समय अगर राज्यसभा रोक करके रखता है, तो फिर लोकसभा का जो महासचिव है वह एक पत्र वो राज्यसभा के महासचिव को लिखेगा। इसके बाद भी अगर राज्यसभा पारित नहीं करता है तो फिर वो प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखेगा, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करेंगे, और फिर संयुक्त अधिवेशन दोनों सदनों की बुला दी जाएगी। और अगर बुला दी गई है तो उसमें भाग लेना जरूरी है, नहीं भाग लेने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। तो इस प्रकार से नहीं भाग लेने पर अगर पार्टी ने व्हिप जारी नहीं किया तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन जनरली पार्टियां उसी के हिसाब से व्हिप भी जारी कर देती हैं, क्योंकि वहां संख्या बल की जोर आजमाइश होती है। उसके बाद से संयुक्त बैठक उस पर बुलाई जा सकती है। और मान लीजिए राज्यसभा रिजेक्ट ही कर दे, उसको कह दे भाई हम नहीं मानते हैं इसको, और राज्यसभा कर सकती है क्योंकि वहां विरोधी दलों के पास आज भी बहुमत है, तो ऐसी दशा में हो सकता है कि भाई राज्यसभा ऐसा कर दे, तो भी ये स्थिति बन सकती है। तो उसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है कि 10 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं है। और तीसरा, जब विधेयक को लेकर दूसरे सदन में गतिरोध पैदा हो जाए, मान लीजिए राज्यसभा किसी संशोधन का सुझाव दे और लोकसभा कहे हम नहीं मानते, तो ऐसी दशा में डेडलॉक की स्थिति क्रिएट हो जाएगी, गतिरोध पैदा हो जाएगा, और वो विधेयक फिर अकेले अकेले पारित करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा उसके बिना पारित करेगा नहीं। तब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। यानी 3 स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जब ऐसा हो सकता है, और 3 स्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं जब ऐसा नहीं हो सकता। जैसे 6 माह से अभी कम समय बीता हो और ये रिजेक्ट ना करे और कोई गतिरोध पैदा ना हो, तब संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। मैं थोड़ा दूर हट जा रहा हूं ताकि आप देख सकें मैंने क्या लिखा है। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं। पहला पॉइंट है, एक सदन बिना कुछ कहे दूसरे सदन द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल कम से कम 6 माह तक अपने पास रोक कर रखता है, और उसके बाद फिर संयुक्त अधिवेशन बुलाने का सरकार को मौका मिल जाता है। दूसरा, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन खारिज कर दे। अगर खारिज नहीं किया है तो वो जो दूसरा कंपोनेंट है क्वेश्चन का, यूपीएससी जनरली 2 कंपोनेंट किसी भी क्वेश्चन में दो भागों में उसको बांटती है। यानी अगर 250 या 150 शब्द जो जिसमें भी लिखना हो उसमें भी 2 भाग में बांट देती है। तो एक भाग में मोटे तौर पर 75 शब्द में इसको लिखना है, और दूसरे भाग में 75 शब्द में, अगर 150 शब्द में सब पूरे को लिखना है। तो ये 2017 में शायद पूछा गया था, हमने बताया भी था, और उसमें भी कम 150 शब्दों का ही शायद था ये, जब विधेयक को लेकर दूसरे सदन में गतिरोध पैदा हो जाए। ये तीसरा पॉइंट है। मुझे लगता है आप लोगों ने तीनों देख लिया होगा, तीनों समझ भी लिया होगा। अब मैं इधर आ सकता हूं और आप लोगों से वार्ता कर सकता हूं। तो ऐसी दशा में इस पर वैसे मैं ऑलरेडी एक वो बना चुका हूं वीडियो, लेकिन वो बोर्ड पर नहीं बनाया था, स्मार्ट बोर्ड पर, वो मोबाइल पर बनाया था। इसी वजह से मैंने स्मार्ट बोर्ड पर बना दिया और एक क्वेश्चन के आंसर के रूप में इसको डिस्कस कर दिया। इसी तरह से PSIR, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस में जो क्वेश्चन इस बार यूपीएससी ने पूछा है, उन सभी क्वेश्चन को बारी बारी से डिस्कस किया जाएगा। तो
ये 3 चीजें कर दीजिएगा जिक्र, और इन 3 का थोड़ा अपोजिट भी कर दीजिएगा, जिससे दूसरा घटक भी पूरा हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट भी जो क्वेश्चन का है वह पूरा हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा और एग्जामिनर को लगेगा कि भाई आपने पढ़ाई किया है और वह पूरा नंबर दे देगा। धन्यवाद।